गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हम लोगों ने रेशियो कंप्लीट किया अपने लास्ट लेक्चर में। यस सर। एंड हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, अपना एक पार्ट है छोटा सा, बाकी तो हम लोग सब कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम एक बार न्यू सिलेबस पे एक बार नजर डालें, ये आपका पार्ट था टर्म 1, जिसमें कि फंडामेंटल चेंज इन पीएसआर एडमिशन हम लोगों ने किया, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स हमने की, टूल्स ऑफ एनालिसिस में रेशियो हम लोग कर चुके हैं, यानी अकाउंटिंग रेशियोज। अब एक ये वाला पार्ट मेरा रह रहा है जहां पे मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है कंपनी की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 लगता है कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये ज्यादातर, बाकी हम लोग कंप्लीट कर। नीचे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है सर ये उनके लिए है जिन पे मैथ्स है, मैथ्स नहीं है, मैथ्स की जगह कंप्यूटर्स हैं, तो वो लोग इसको भी ऑप्ट कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, तो वो आपको अपने स्कूल में एक बार पहले बताना होगा, फिर आपको ये पार्ट बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, जैसे मैंने मैथ्स ले रखे तो नहीं कर सकता ना? नहीं सर, तब नहीं कर सकते आप, बाकी एक बार स्कूल में फिर भी डिस्कस कर लीजिए। नहीं सर, फिर जो आप करवा रहे हो वही कर। जी सर। अब जो आपके पास बैलेंस शीट होती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बच्चे, वो अलग है बैलेंस शीट पीएनएल कंपनी का। कंपनी का नेम, बैलेंस शीट आ गई, फॉर्मेट समझिएगा, फॉर्मेट देखिएगा, फॉर्मेट याद होना आपको जरूरी है। पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सबसे पहले जो मेन हेडिंग है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ऐसे ही यहां पर है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में अपने कुछ मेन हेडिंग्स हैं, जैसे शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। इन सबके अपने अपने सब हेड्स भी हैं, जैसे शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके कोर्स में नहीं पूछे जाते, बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ आते हैं, इनका क्या मतलब है, क्या ट्रीटमेंट है, वो आपके कोर्स में नहीं है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट और शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, लेकिन आपको फॉर्मेट में पता होना चाहिए कहाँ आएंगे। नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, डीटीएल होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अगेन ये भी सिर्फ थ्योरी पॉइंट से आपको याद करना है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अगर कोई है तो वो एक आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होगा। करंट लायबिलिटी में आ जाओ तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग उसी के अपोजिट चलेगा, जैसे लॉन्ग टर्म में पहला था ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इसमें आ गया आपके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें कुछ पूछने वाली बात है तो पूछ लो, वैसे तो ये आपको याद ही करना है, मगअप करना पड़ेगा। एसेट्स में आए तो मेन दो हेडिंग है, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट यानी फिक्स्ड एसेट, और इसके अलावा और क्या क्या है, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में आया फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से बड़ा काम कर रहे हैं कैपिटल नेचर का, उसका जो WIP है वो, और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। करंट एसेट में आ गया करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट।
एक बार इसको नोट करेंगे। और नोट करना है, स्क्रीनशॉट लोगे तो अपनी गलती कर बैठोगे। एज इट इज पूरा फॉर्मेट भी बनाने को आ जाता है एग्जाम में। सर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या है? सर ये बेसिकली होता है कि आपने शेयर इशू कर दिए हैं लेकिन अभी अलॉट नहीं करे हैं कुछ शेयर, तो यहाँ पे वो अमाउंट आता है। बाकी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बस आपको मगअप करना है, याद करना है। तो मतलब पैसे ले लिए और शेयर नहीं दिए अभी? बिल्कुल। ओके। सर बस इस चैप्टर में यही बैलेंस शीट ही है। सर पीएनएल भी है, बाकी बताऊंगा क्या क्या है। एक बार इसको नोट करेंगे लेकिन फटाफट से, और नोट करके मुझे फोटो भेजना व्हाट्सएप पे। और सर ये इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब हो गया भाई, इंटेंजिबल एसेट में आता है हमारा कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। तो हमने उनकी एप्लीकेशन फाइल की हुई है डिपार्टमेंट के पास, लेकिन अभी वो हमें अलॉट नहीं हुए हैं। ओके।
हो गया? एक का आया मेरे पास यथार्थ का, बाकी भेजो जल्दी जल्दी। सर अभी लिख रहा हूँ सर, नीचे का बस। अरे जो एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन्स है, ये वो लोन है ना जो हमने दे रखे हैं? हाँ जी, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस वो हैं जो हमने दे रखे हैं।
आर्यन हो गया? दिविशा? सर एक्चुअली मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, तो सर मैं घर जाकर ये लिख लूंगी सारा। अभी मैंने हर्षिता? स्क्रीनशॉट ले लिया। सर मैंने आपको भेज दिया। ईशा? केशव? सर मैंने भी भेज दिया। ये था। सर भेज दिया मैंने आपको। सर भेज दी सर सेकंड फोटो। अब ये मैंने आपको बैलेंस शीट के बताया, एसेट लायबिलिटी, ठीक है? ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको आप रीड आउट कर लेंगे, इसमें इशू नहीं है। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कुछ इस तरीके से नजर आएगा। स्टार्टिंग होगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल जिसको हम बोलते थे, अदर इनकम प्लस होगा तो आपके पास टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू में आपके एक्सपेंसेस आ गए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री और फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री हो, चाहे WIP की हो, स्टॉक इन ट्रेड हो चाहे तो। इसके अलावा ये खर्चे लिखे हुए हैं आपके, ये पहला खर्चा, ये परचेजेस दूसरा, ये तीसरा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जैसे आप सैलरी पे कर रहे हो एम्प्लॉयज को या वेजेस पे कर रहे हो, ये सब। फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस। एमोर्टाइजेशन मीन सर? सर अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन सेम होता है। अमोर्टाइजेशन जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है, बिल्कुल, और डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल एसेट्स पर लगता है। और अदर एक्सपेंसेस, ये आपके टोटल एक्सपेंस आएंगे। ये फोर्थ का टोटल है और ये थर्ड का। तो थर्ड में से जब मैं फोर्थ को हटाऊंगा तो मेरे पास निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बोल लीजिए। एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला जो पार्ट है वो आपके कोर्स में नहीं है, तो आप सिंपल इसको कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, तो ये सीधा आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये यही है, ये जो आया है ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है। इसमें से आप माइनस करोगे टैक्स एक्सपेंसेस। अब ये करंट और डेफर्ड है, तो डेफर्ड भी आपका आउट ऑफ कोर्स है। आपके पास सिर्फ करंट टैक्स आपने लिखना है या टैक्स एक्सपेंसेस लिखना है, उसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये आपका प्रॉफिट आ गया, और फिर हम ये बेसिक और डाइल्यूटेड EPS निकालते हैं, ये भी आपके कोर्स का पार्ट है। तो सिंपल आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल, उसमें अदर इनकम ऐड हुई तो टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से आप खर्चे माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन WIP, चेंज इन स्टॉक। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय को दी गई सैलरी, ये सब। फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पे लगेगी, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट पे लगेगी, एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस को टोटल रेवेन्यू से माइनस करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाएगा। एक बार नोट कीजिएगा इसको भी, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके का क्वेश्चन आता है। अरे ऊपर जो छोटी सी लाइन लिखी हुई है टाइटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिखना है? नहीं,
सर हो गया। सबका हो गया? नहीं नहीं सर। सर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस मींस बोनस। सर सैलरी पे करना, बोनस पे करना वर्कर्स को, दोनों ही कवर हो जाएंगे। सैलरी भी कवर हो जाती हाँ सैलरी भी इसी में आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। क्या सर? आगे बढ़े। यस सर। अब इसमें बेसिकली क्या है ना बच्चे, हेडिंग सब हेडिंग का खेल आता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ये इस तरह से आते हैं। ये आपके पास डिस्क्लोजर हैं ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम इन कंपनी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 लगता है कंपनीज बैलेंस शीट या पीएनएल पर। आइटम है, अब एक एक करके आइटम है, उनकी मेन हेड और सब हेड देखते रहो। डिवेंचर मेन हेड कहां जाएगा? डेब्ट होता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। सब हेड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जहां पर आपने बैलेंस शीट और पीएनएल बनाया है तो बैलेंस शीट को आप देख सकते हो। पब्लिक डिपॉजिट्स नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एक चीज का ध्यान रखना, जिसके आगे भी रिजर्व लग गया वो आपका शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो जाएगा। ये सेम चलेगा जिसके आगे भी रिजर्व लग जाए। जैसे कैपिटल रिजर्व तो वही सेम शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स, शेयर होल्डर फंड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल शो बाय वे ऑफ एडिशन। आपको याद होगा जो फॉरफिटेड शेयर होता था, फॉरफिटेड शेयर मतलब जितने शेयर फॉरफिट हुए लेकिन री इश्यू नहीं हुए, उस पर जितना पैसा आपको कलेक्ट हो चुका होता था वो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आप ऐड करते थे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के नाम से। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर,
इंटरेस्ट डिवेंचर्स पर एक्रू है, ड्यू ऑन डिवेंचर या नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। इंटरेस्ट एक बार एक्रू हो गया मतलब पे करना है, चाहे अभी लास्ट डेट आई हो या ना आई हो पे करने की, बट ड्यू हो चुका है। ये बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए आपकी 31 मार्च 2021 वाला इंटरेस्ट आपको पे करना है जिसकी ड्यू डेट है 1 अगस्त 2021, तो इतने पीरियड तक वो कहलाएगा एक्रूड बट नॉट ड्यू, क्योंकि अभी ड्यू डेट नहीं आई। लेकिन इसके आगे वो कहलाएगा एक्रूड एंड ड्यू। आती है बात समझ में? भाई आपको 31 मार्च 2021 तक का इंटरेस्ट पे करना है, तो 31 मार्च 21 पार होने के बाद वो एक्रू तो होगा ही होगा, ड्यू होगा या नहीं होगा वो ड्यू डेट के बाद देखा जाएगा। तो ड्यू डेट से पहले वो कहलाएगा एक्रूड बट नॉट ड्यू, ड्यू डेट के बाद कहलाएगा एक्रूड एंड ड्यू। दोनों ही केसेस में वो आपकी करंट लायबिलिटी बनेगा और अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। बिल्स पेएबल सिंपल आपकी करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल, एडवांस अगर आपको रिसीव हुआ है करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल। अनक्लेम्ड डिविडेंड, आपने डिविडेंड इशू तो किया, आपने डिविडेंड इशू किया लेकिन जिसको वो डिविडेंड लेना था वो आया नहीं अपना डिविडेंड लेने, तो उसे कहा जाता है कि ऐसा डिविडेंड जिसको किसी ने क्लेम ना किया हो, अनक्लेम्ड डिविडेंड, तो वो करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगी। करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगी। कॉल इन एरियर शेयर होल्डर फंड, अगेन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से माइनस होकर नजर आएगा। यथार्थ समझ आ रहा है केशव? यस सर, यस सर। यस सर। कॉल इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, कॉल इन एरियर का मतलब होता है हमारे पास जो पैसा हमको नहीं मिला शेयर्स पर। कॉल इन एडवांस का मतलब होता है आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा और किसी ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी साथ में दे दिया, तो उसे कॉल इन एडवांस कहा जाएगा। तो वो कॉल इन एडवांस, और अगर उस पर कोई इंटरेस्ट पेएबल है हमारी तरफ से तो वो भी हमारी करंट लायबिलिटी अदर में जाएगा। इंटरेस्ट एक्रू हुआ है लेकिन ड्यू नहीं हुआ, सेम रहेगा इंटरेस्ट एक्रूड करंट लायबिलिटी। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व आ गया तो रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, आपको एडवांसेस मिले हैं कस्टमर से तो वही सेम लॉन्ग टर्म के हैं, नॉन करंट लायबिलिटी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल में चला गया। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी। सर सरप्लस, हाँ जी सर जैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर है ये लॉन्ग टर्म है, अगर ये लिखा हो अगर लेस देन 1 ईयर है तो शॉर्ट उसमें आएंगे ना करंट लायबिलिटी में। जी सर, करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी। ठीक। सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनेगा, क्योंकि बैलेंस डेबिट में है तो नेगेटिव में जाएगा क्योंकि वो आपका लॉस माना जाएगा। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट है, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होगा। मॉर्गेज लोन, आपने लोन लिया है नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट तो नॉन करंट का पार्ट बनेगा। नॉन करंट में फिक्स्ड एसेट था अगर आप देखेंगे जहां पर आपने नोट किया है, और उस फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल एसेट नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। बिल्स पेएबल ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल सॉरी। डिवेंचर जो कि रिडीमेबल है आफ्टर 3 ईयर, क्योंकि 1 साल के बाद है तो नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लूज टूल्स आपके करंट एसेट में जाता है इन्वेंट्रीज में। लूज टूल बेसिकली औजार को कहा जाता है, जो आपके औजार को टूल्स ही बोलते हो ना आप, तो ठीक है। यस सर। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, अब ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है तो 3 साल का,
लेकिन करंट मैच्योरिटी का मतलब होता है विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंतर्गत आपको रिडीम होना है। जैसे ये 3 साल का है तो पहले 2 साल तो ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, लेकिन तीसरे साल में ये बन जाएगी आपकी करंट मैच्योरिटी, क्योंकि वो अगले साल ही होने वाला है। तो जब वो 1 साल से कम रह गया तो वो चला जाएगा करंट लायबिलिटी। ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो आप रिडीम करते हो उसमें प्रीमियम होता है, नॉन करंट लायबिलिटी अदर में। बैलेंस विद बैंक, करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। टैक्स रिजर्व, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। स्टोर्स एंड स्पेयर, करंट एसेट, इन्वेंट्रीज। करंट एसेट, इन्वेंट्रीज। माइनिंग राइट, ये भी अगेन इंटेंजिबल एसेट है। एनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न लीव पेएबल ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त जो लीव पेएबल होती है, देखो होता क्या है बेसिकली, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको लीव मिलती है, जैसे साल में 25 लीव मिल गई। अगर आप उन लीव को नहीं लेते हो तो आपको उनके अगेंस्ट में कैश मिलेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो एम्प्लॉयर या कंपनी को तो वो पे करना पड़ेगा पैसा, तो उसके लिए वो लाइबिलिटी है। और क्योंकि रिटायरमेंट पे करना है लंबा समय अभी, तो नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सब्सिडी रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, कॉपीराइट, इंटेंजिबल एसेट, एक्रूड इनकम, करंट एसेट, अदर करंट एसेट। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म है क्योंकि एम्प्लॉय जब छोड़कर जाएंगे तभी उनको दिया जाएगा ये पैसा। अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड दोनों करंट लायबिलिटी अदर में जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इसोप का है, मैं बताऊंगा इसको कभी अब आगे चल के। शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। कंप्यूटर आपका फिक्स्ड एसेट है टेंजिबल में। गुडविल फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, तुरंत पैसा दिया आपने, एडवांस में पैसा दिया, करंट एसेट अदर। बिल्डिंग, रिजर्व एंड सरप्लस। बॉन्ड्स आपकी लाइबिलिटी है जस्ट लाइक योर डिवेंचर्स। लोन जो कि रीपेबल है ऑन डिमांड, ऑन डिमांड का मतलब है कि मैंने आपको लोन दिया है, मैंने बोला सर कब आऊं पैसे लेने, आपने बोला यार जब मर्जी आ जाना, ये तो अभी की बात है, वरना जब मर्जी आना मैं पैसे दे दूंगा, ऑन डिमांड, तो वो शॉर्ट टर्म में जाएगा, पता नहीं कब पैसे मांगने आ जाऊं मैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। ऑफिस इक्विपमेंट, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल, एडवांस में भरा गया टैक्स, करंट एसेट। बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। चेक या ड्राफ्ट इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्रीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करंट लायबिलिटी। किसी भी चीज का स्टॉक होना, करंट एसेट, इन्वेंट्रीज। सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल एसेट। WIP मैंने बताया आपको, बिल्डिंग, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब वही आपका इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। प्रोपोज डिविडेंड, जो डिविडेंड आपने प्रपोज किया है, करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, ये नहीं है अब, ये ना खत्म हो गया, ये अभी पीछे चेंज कर दिया इन्होंने, तो प्रोपोज डिविडेंड अब कुछ नहीं बनता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एक बार प्लीज इसको रीड आउट करें अभी टाइम लगाकर मेरे सामने, कोई डाउट आए तो पूछते रहें। सर ये क्या था, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट? सर वो बाद में बताऊंगा, अभी बस याद करना पड़ेगा आपको, सर कुछ आइटम्स तो हैं ऐसे। ठीक है सर।
हो गया? तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को इसका मतलब? तब बाकी वो याद ही करने पड़ेंगे। हाँ सर, कुछ तो याद ही करने पड़ेंगे आपको। ओके सर। कुछ थ्योरी पार्ट भी है आपके पास इसी चैप्टर से रिलेटेड, जैसे व्हाट इज मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालाइज करना किसी भी चीज को, किसी भी चीज को समझना, उसको एनालाइज करना। इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल डिटेल, सेल क्या है, परचेज क्या है, क्या खर्चे हैं, कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द फर्म। अब इसमें जब हम एनालाइज करते हैं तो हम तीन फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, इसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज करते थे। लिक्विडिटी, जिसके लिए हम लिक्विडिटी या करंट रेशियो करते थे। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी आपके पास शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होती हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी रेशियो निकालते थे हम? याद ही नहीं होगा, पढ़ते ही नहीं हो ध्यान से। Liquidity. ऐसे दोगे एमसीक्यू। लॉन्ग टर्म के लिए डेब्ट टू इक्विटी। सर डेट। बहुत सारी थी, मेन डेब्ट इक्विटी रेशियो आपके पास, या सॉल्वेंसी रेशियो आप कह सकते हो। नेम थ्री मेजर हेड ऑफ रेवेन्यू, इस तरह से आता है। मेजर हेड बताइए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते थे ना हम रेवेन्यू, यस सर। उसमें क्या क्या होता था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। अच्छा, जो आप एनालाइज करते हो तो एनालाइज करने के दो मेथड्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स को कंपेयर कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाएगा। अगर आप सिंगल ईयर को कंपेयर कर रहे हो तो वर्टिकल एनालिसिस कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है यस सर, ये मेरे पेपर में भी आया था। जी। गलत हो गया एक। हॉरिजॉन्टल मींस नंबर ऑफ ईयर को कंपेयर करते हो, रिव्यू करते हो, तो आप एनालिस कर रहे हो हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर आप सिंगल ईयर को कंपेयर कर रहे हो तो आप वर्टिकल एनालिसिस में हो। एक और इंपॉर्टेंट बताता हूं, ये इंट्रा फर्म। इंट्रा आपका सिंगुलर चलता है जब आपका सिंगल कंपैरिजन होता है ऑफ अ फर्म। एक फर्म का कंपैरिजन हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स हैं। नंबर ऑफ ईयर्स। और इसका एक अपोजिट होगा इंटर फर्म एनालिसिस। कहीं ना कहीं आ रहा होगा, या तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो एक ये इंट्रा फर्म है और एक और होगा आपके पास इंटर फर्म एनालिसिस।
अच्छा कैसे? जैसे यहाँ पे एक फॉर्म है नंबर ऑफ ईयर्स हैं, इंटर फॉर्म में नंबर ऑफ फॉर्म होंगी एंड एक ईयर होगा, यानी एक ईयर में आप एक से ज्यादा फॉर्म्स को कंपेयर कर रहे हो, और ऊपर एक ही फॉर्म को आप नंबर ऑफ ईयर में कंपेयर कर रहे हो। फर्क पता लग रहा है दोनों में? नहीं? सर नीचे सिंगल ईयर को कर रहे हैं, ऊपर 2 3 4 5 ईयर को कर रहे भाई मैं ये कहता हूं कि मैं जेपीएस एडुकल्चर का परफॉर्मेंस कंपेयर करूंगा इस साल के पिछले साल से, तो मैं कौन सा कंपैरिजन कर रहा हूं? इंट्रा। जी। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं जेपीएस एग्रीकल्चर का कंपैरिजन करूंगा इस पर्टिकुलर ईयर की परफॉर्मेंस का बाकी सब कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो इंटर। तो हैं, तो इंटर। इंटर। जी ठीक है। बाकी इसमें बेसिक है, ये आपके पास बुक है, इसको प्लीज एक बार रीड आउट करना। और यही इसी चैप्टर तक है आपके कोर्स में, ये वाला पार्ट अभी आपके कोर्स में नहीं है, चैप्टर नंबर 11, तो इसको मत देखना। एक बार इसको करके रखना, मुझसे नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछना, वरना फिर देखते हैं आगे क्या करना। आज के लिए इतना ही है। सर अब से टेस्ट सर अगले संडे से हैं कि इस वाले? हाँ, कमिंग संडे से, इसी संडे से। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके भाई।